बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वास्तविक रूप से शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, किन किन विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं, शक्ति और बल में क्या अंतर होता है, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर होता है, शक्ति कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें होती है। अब आपका टॉपिक है कि शक्ति को उपयोग लेने वाले कौन कौन से उपाय हैं और शक्ति का मापन कैसे किया जाता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति को अपनाए जाने वाले उपायों में अपन उन पुरानी नीतियों को ही मानते हैं, जैसे कि साम दाम दंड भेद की नीति, इस प्रकार की। लेकिन इसे दूसरे तरीका से इसे प्रकाशित किया गया है। जैसे शक्ति को अपनाए जाने के लिए कौन कौन से कार्य होते हैं। आप ये जानते हैं कि जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति शीघ्रता से करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीधे ही सैनिक आक्रमण करता हो या सीधे ही किसी पर बेवजह किसी का प्रभाव डालता हो या सैनिक शक्ति का उपयोग करता हो या अन्य कारणों का उपयोग करता हो। इसके कुछ स्टेप निर्धारित किए गए हैं कि इन्हें किन किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है। सबसे पहले, यदि किसी राष्ट्र से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो सबसे पहले उस राष्ट्र के साथ में संधि वार्ता की जाती है, जिसे अपन समझौते के नाम से जानते हैं। इसे यहाँ पर समझाने का नाम दिया गया है। समझाने से तात्पर्य होता है कि बातचीत के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगर दोनों में सहमति हो जाती है तो एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन यदि राष्ट्र के उद्देश्य पूरे नहीं होते तो फिर वे दूसरे उपाय को अपना लेते हैं, जिसके तहत अपन ये मानते हैं प्रलोभन। यहाँ पर आर्थिक शक्ति को प्रलोभन का नाम दिया है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी राष्ट्र की स्थिति कमजोर होती है और शक्तिशाली राष्ट्र अपने उद्देश्यों की वहाँ से पूर्ति करना चाहता है तो उसे प्रलोभन भी दिया जाता है। जैसे कि इसके विकास के लिए हम आपको इतनी आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, इसके निवेश के लिए हम आपको इतने पैसे देंगे, आपकी आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इतने रुपए का लोन देंगे। इसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है कि दूसरा राष्ट्र उस राष्ट्र के प्रति एक प्रकार से बंध जाता है और बंधने के साथ ही जो उद्देश्य वह करना चाहता है पूर्ति, उसकी वह यानी पूर्ति कर लेता है। लेकिन समस्या ये होती है कि जब दोनों ही राष्ट्रों के पास में आर्थिक क्षेत्र में शक्ति संपन्नता अधिक होती है और दोनों ही राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो ऐसे में दोनों के मध्य सामंजस्य नहीं बैठ पाता। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर ली जाती है सैनिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अपन मानते हैं कि इसका है दंड। एक राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र से जब आर्थिक संबंध एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो वह युद्ध की धमकी देता है। और युद्ध की भी विशेष तौर से धमकी जो दी जाती है वो इस स्थिति में दी जाती है कि उस राष्ट्र की स्थिति निर्बल होती है और जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है उस राष्ट्र की स्थिति सुदृढ़ होती है। तो विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि के माध्यम से समझाना होता है। दूसरी तरफ यदि समझौतों से बात नहीं बनती है तो आर्थिक प्रलोभन दिया जाता है या उसे आर्थिक सहायता का वचन दिया जाता है या किसी न किसी प्रकार से उसे अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की गतिविधियों का सहारा लिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती तो प्रतिकूल परिस्थिति जब होती है दूसरे राष्ट्र की और अपनी स्थिति अनुकूल होती है, ऐसी स्थिति में उसे युद्ध की धमकी दी जाती है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। लेकिन यदि स्थिति ऐसी होती है कि उस समय भी अगर अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती और राष्ट्र ये चाहता है कि हमारे हित इनसे टकराए हुए हैं और किसी न किसी रूप में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए फिर बल प्रयोग किया जाता है, यानी शक्ति का वास्तविक रूप यानी बल प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत अपन कहते हैं कि वास्तविक युद्ध की स्थिति पैदा होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति को अपनाए जाने के लिए यह 4 तरीके अपनाए गए हैं। पहला होता है उसका समझाना, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को माध्यम लिया गया। इसके बाद है प्रलोभन, यानी कि उसे आर्थिक सहयोग प्रदान करना। तीसरा है दंड, उसे युद्ध की धमकी देना। और चौथा है बल एवं शक्ति का प्रयोग, अर्थात वास्तविक युद्ध की तैयारी करना और वास्तविक युद्ध करना। इसके बाद एक बात आती है कि शक्ति साध्य है या साधन। साध्य से तात्पर्य ये होता है कि क्या राज्य का लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करना होता है और कोई चीज़ नहीं होती। और कुछ विचारक इस बात को भी मानते हैं कि जो राष्ट्र पहले शक्ति प्राप्त कर लेता है वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वतः ही कर लेता है।
क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र से अन्य निर्बल राष्ट्र डरते हैं और कोई भी शर्त अगर मानने के लिए कहते हैं तो वो मानने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि कुछ विचारक तो ये मानते हैं कि शक्ति एक प्रकार से साध्य है और जैसे ही आप शक्ति प्राप्त कर लेते हैं आपके उद्देश्य स्वतः ही पूर्ति हो जाती है। लेकिन दूसरे विचारक ये मानते हैं कि यह केवल एक साधन के रूप में उपयोग है। साधन से तात्पर्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की गतिविधियां चलती रहती है, लेकिन जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है वो इसे एक साधन के रूप में रखता है कि अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कुछ विचारक इसे शक्ति को साध्य के रूप में भी मानते हैं और कुछ साधन के रूप में भी मानते हैं। अब देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राष्ट्रों के पास में अपनी अपनी कुछ शक्तियां हैं। कोई आर्थिक क्षेत्र में अच्छी शक्ति रखता है तो कोई परमाणुीय क्षेत्र में अधिक शक्ति रखता है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति रखते हैं और उसके कारण भी यानी कि शक्ति प्राप्त होती है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि शक्ति का मापन किस प्रकार से किया जाता है। शक्ति के मापन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक तो अनुमानित और वास्तविक। आपने देखा होगा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय पर्वों पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं और उन्हें प्रदर्शित कराया जाता है कि अपने पास में इतनी शक्ति है। जबकि वो राष्ट्र पहले अनुमान ये लगाते हैं कि इन राष्ट्र के पास में इतनी शक्ति हो सकती है, यानी पहले तो उसका अनुमान लगाया जाता है कि किस राष्ट्र के पास में कितनी शक्ति है। लेकिन वास्तविक शक्ति और अनुमानित शक्ति में अंतर होता है, क्योंकि जिस अनुमान को एक राष्ट्र लगाया जाता है कि उनके पास में ये शक्ति है, आवश्यकता पड़ने पर कभी अगर मौका मिलता है तो उसकी वास्तविक शक्ति का भी प्राप्त करता है। तो इसका मापन इस आधार पर किया जाता है कि अनुमान लगाने पर अपन मानते हैं कि जैसे किसी प्रकार से अपन ये मानते हैं कि किसी राष्ट्र के पास में या पाकिस्तान के पास में या चाइना के पास में या अफगानिस्तान के पास में शक्तियाँ इतनी हैं, अपन उसका आकलन छोटा करते हैं। लेकिन अगर दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो सबसे अधिक शक्तिशाली वह है जो वास्तविक रूप से विजय प्राप्त करता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो वह उसकी वास्तविक शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो अपन ये कह सकते हैं अनुमानित शक्ति तो वह है जो सामान्यकालीन स्थिति में एक दूसरे देशों को महसूस करवाया जाता है। लेकिन वास्तविक शक्ति वह होती है कि युद्ध जैसी स्थिति में कोई राष्ट्र अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करता है। दूसरा है शक्ति का सापेक्ष। कभी कभी ऐसा होता है कि शक्तिशाली राष्ट्र भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते और जिन राष्ट्रों के पास में अधिक शक्ति नहीं होती लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। तो शक्ति के इस रूप को अपन सापेक्ष शक्ति कहते हैं, अर्थात इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस प्रकार से कोई राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो इसका मापन ये माना जाता है कि चाहे किसी राष्ट्र के पास में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है वह शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में माना जाता है। इसके अलावा देखिए कि तुलनात्मक स्वरूप। अपन अधिकांश से देखते हैं कि शक्ति को यानी तुलनात्मक रूप में देखा जाता है। जैसे शीत युद्धकालीन समय में अपन को ये पता है कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही विरोधी थे और दोनों के मध्य एक शीत युद्ध की स्थिति पैदा हुई, जिसे प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं था लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप की पूरी संभावना बन चुकी। अपन ये मानते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह पहल की जाने लगी कि अमेरिका के पास में शक्ति ज़्यादा है, अमेरिका के पास में इतने युद्धक विमान हैं। दूसरी तरफ सोवियत संघ के बारे में भी अनुमान ये लगाया जाता था कि सोवियत संघ के पास में ये आकार। तो अपन ये मानते हैं कि कंपेरेटिव रूप में या अपन ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से जिस राष्ट्र के पास में शक्ति अधिक होती है वह शक्तिशाली राष्ट्र कहलाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की गतिविधियाँ कुछ ऐसी हैं कि जब तक अपन तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, जैसे अपन ये कहते हैं कि भारत और चाइना के मध्य अगर थोड़ा बहुत भी तनाव है तो उसका अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आपने डिबेट में टीवी में देखा होगा कि अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इतनी सैनिक शक्ति इसके पास में, इतनी सैनिक शक्ति चीन के पास में, भारत के पास में इतने लड़ाकू विमान है, चाइना के पास में इतने लड़ाकू विमान है, इतने भारत के पास में इतने युद्धपोतक हैं, उनके पास में इतने युद्धपोतक। तो ये तुलनात्मक अध्ययन एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव डालती है कि किन राष्ट्र के पास में कितनी शक्तियाँ हैं। इसके बाद देखिए कि शक्ति की विश्वसनीयता। शक्ति की विश्वसनीयता से तात्पर्य अपन ये मानते हैं कि जब राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और जितना वह पहले अपनी शक्ति को दिखा चुका हो और इतनी ही शक्ति उसके पास में वास्तविक होती है, तो वह एक प्रकार से शक्ति की विश्वसनीयता होती है।
जैसे अपन ये मानते हैं, भारत में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी कभी भी किसी राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लहराया जाता है, उस समय विदेशी किसी एक राष्ट्र प्रधान को या किसी भी एक बड़े राज्य को अपन मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। हम ये उजागर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कर देते हैं कि अपने पास में इतनी शक्ति है और अपने पास में इतनी शक्ति है, और आकर यदि इसी रूप में भारत की शक्ति को अगर कोई विदेशी मुख्य अतिथि अगर देखता है और ये मानता है कि भारत जिस चीज़ का बखान करता है या जिस चीज़ को ये मानता है कि अपने पास में इतनी शक्ति और इतनी उसके पास में है, तो दूसरा राष्ट्र भी उसकी विश्वसनीयता को मानता है। शक्ति के इस रूप को अपन विश्वसनीय शक्ति कहते हैं, यानी कि जितनी शक्ति होती है उसी का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद देखिए कि शक्ति परिवर्तनशील है। अपन ये मानते हैं कि शक्ति एक परिवर्तनशील के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि जब यानी चीन में साम्यवाद की स्थापना 1949 में हुई, उस समय यूरोपीय राष्ट्र इसे एशिया का रोगी कहते थे, यानी सबसे कमज़ोर राष्ट्र था, क्योंकि उनके पास में तो शक्ति बहुत थी और चीन के पास में बहुत कम थी। लेकिन स्थिति यहाँ पर यह हो जाती है कि यह परिवर्तनशील कैसे हुई। धीरे धीरे सोवियत संघ के पास में जितनी भी शक्ति थी वो छीन होती चली गई और 1991 में आकर वो खत्म, सोवियत संघ का बिखराव हो गया। धीरे धीरे चीन की शक्ति में परिवर्तन आया और आज विश्व की लगभग दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। क्या है शक्ति का परिवर्तित रूप? आज जिस व्यक्ति या जिस राष्ट्र के पास में शक्ति है, आवश्यक नहीं है कि किसी आने वाले समय में उस राष्ट्र के पास में उतनी शक्ति रहे या नहीं रहे। तो शक्ति का अपन ये मानते हैं कि यह शक्ति परिवर्तनशील होती है और एक राष्ट्र कभी भी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रहता और एक राष्ट्र कभी भी दुर्बल राष्ट्र नहीं रहता, और यह शक्ति परिवर्तित होती है। लेकिन अंत में अपन ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होता है और धीरे धीरे अपनी आर्थिक, सैनिक, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में बढ़ोतरी करता रहता है, उसकी शक्ति ऊंची चली जाती है, यानी कि वह शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष महत्व रखने लगता है, और जिन चीज़ों में यानी कमी आती जाती है उस राष्ट्र की शक्ति क्षीण होती चली जाती है। एक और पॉइंट दे रखा है इसमें कि शक्ति की विशिष्ट रूप। शक्ति का विशिष्ट रूप से तात्पर्य यहाँ पर बहुत मार्मिक चीज़ को लिया गया है। एक राष्ट्र यह जानता है कि उसके पड़ोसी राज्य के पास में उससे अधिक शक्ति है, लेकिन वो इस बात को भी मानता है कि वह उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसका वास्तविक कारण ये होता है कि एक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी किस प्रकार का प्रभाव जमाया है और उसके लिए कितना धन खर्च कर चुका है यह शक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन यदि कोई छोटा राज्य भी उसके पड़ोस में होता है तो ऐसी स्थिति में वे इस बात को नहीं मानता कि यदि अगर युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो इतने समय से बनाए हुए गढ़ को 1 मिनट में ढा दे। तो यह एक प्रकार से शक्ति का विशिष्ट रूप होता है कि शक्तिशाली राष्ट्र भी इसका उपयोग नहीं करता और वह केवल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति को बनाए रखना चाहता है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि शक्ति के ये जो रूप हैं आपको निर्धारित करते हैं। जैसे कि शक्ति को अपनाए जाने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। यह है आपको समझाना, प्रलोभन, दंड और बल प्रयोग। शक्ति साध्य के रूप में भी कार्य करता है और साधन के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा शक्ति के मापने के ये कुछ तत्व हैं जिसे अपन कह सकते हैं कि यह अनुमानित शक्ति होती है जो क्या और वह वास्तविक रूप में कार्य करती है। शक्ति सापेक्ष रूप में कार्य करती है। शक्ति तुलनात्मक रूप में भी अध्ययन किया जाता है। शक्ति की विश्वसनीयता के आधार पर भी इस बात का मापन किया जाता है कि उस राष्ट्र के पास में कितनी शक्ति है। शक्ति एक परिवर्तनशील होती है जो इस प्रकार से निर्धारित करती है कि जिस राष्ट्र के पास में जितनी शक्ति थी क्या वो वर्तमान में भी है, और जिन राष्ट्रों के पास में शक्ति नहीं थी क्या उन्होंने शक्ति अर्जित की है। तो और शक्ति एक प्रकार की विश्वसनीयता, यानी कि एक राष्ट्र के पास में अधिक शक्ति होती हुई भी वह उसका उपयोग किस प्रकार से नहीं करता है। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा चैप्टर है जिसे कहते हैं सत्ता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगामी वीडियो में आपको बताएंगे कि सत्ता किस प्रकार से करती है, यानी कार्य करती है, शक्ति और सत्ता में अंतर क्या होता है और सत्ता कितने रूपों में कार्य करती है और किस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति से भी अधिक प्रभाव रखती है। धन्यवाद।